हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका हेलो हमारे फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका एक बार मेरे चैनल में। नवीन मिश्रा इजी प्रोग्रामिंग। हेलो फ्रेंड्स, ये सेकंड पार्ट है। एम सी 023 मैंने एक नया सब्जेक्ट कोर्स शुरू किया था, उसका ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक डेटा डिक्शनरी, डीबीए, कुछ मॉडल्स कंपेयर करूंगा और रिलेशनल मॉडल कंटिन्यू करूंगा। अगेन आई एम नॉट कवरिंग ऑल द टॉपिक्स ऑफ डीबीएमएस, मैं सिर्फ जो मेन टॉपिक्स हैं उन्हीं को कवर अप कर रहा हूँ। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन पेपर की सीरीज लेके आऊँगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँगा, उसमें अगर कोई क्वेश्चन आता हो तो डेफिनेटली उसमें वो पार्ट कवर अप हो जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ चलने से पहले वन मोर टाइम, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, वॉच आवर वीडियोज़, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ओके, तो चलते हैं। एम सी 023 यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर ही है, उसी के कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है आपका डेटा डिक्शनरी का। डेटा डिक्शनरी क्या होता है? अब यार देखो, जनरली आपको डिक्शनरी के बारे में पता है। डिक्शनरी क्या होता है कि इंग्लिश की एक डिक्शनरी होती है जिसमें आप किसी वर्ड का मीनिंग ढूंढने के लिए या उसके सिनोनिम्स या एंटोनिम्स ढूंढने के लिए आप इनको यूज़ करते हो, डिक्शनरी को यूज़ करते हो। वैसे ही जब मैं कई बार डेटाबेस बनाता हूँ, जैसे एक डेटाबेस बना रहे हो, एक कंपनी के डेटाबेस बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे जैसे डेटाबेस का साइज़ बड़ा होता जाएगा उसमें कुछ टर्म्स जुड़ती जाएंगी। अब मैंने +2 में कॉमर्स करी थी, तो कॉमर्स में जैसे हमारे कुछ टर्म्स होती थी लाइक डी आर स्टैंड्स फॉर डेबिट, सी आर स्टैंड्स फॉर क्रेडिट, ओके, सी एफ कैरी फॉरवर्ड, डी ब्रॉड डाउन, है ना। इस तरीके से हम टर्म्स को यूटिलाइज करते थे। इन टर्म्स के बारे में पता होना जरूरी है। अब जैसे आप डेटाबेस का एंट्रीज डालते रहोगे, उसमें भी बहुत सारे कुछ कीवर्ड्स, आप कुछ शॉर्ट वर्ड्स को यूज करते रहोगे। उन वर्ड्स की सारी डिटेल कि उसका पूरा नाम क्या है, दैट इज डी आर स्टैंड्स फॉर डेबिट, सी आर स्टैंड्स फॉर क्रेडिट, तो वो डेटा डिक्शनरी यूज की के लिए इसके लिए यूज की जाती है। स्टोर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है, बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। ठीक है ना। इसका डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होनी चाहिए। जब यही एक्सप्लेन किया गया कि जैसे जैसे प्रोग्राम बड़ा होता जाएगा, ठीक है ना, सारे नेम्स का ट्रैक रखने के लिए मुश्किल होती जाएगी, तो इसके लिए आप क्या करोगे, डाटा डिक्शनरी को यूज़ करोगे। हर एक थिंग की जो भी है आपके डेटाबेस के अंदर, उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करता है और ये बताता है कि आपको डायरेक्टरी में ये टर्म कहाँ पे मिलेगी। ठीक है ना। मेरे को तो जब मैं एग्जाम्स देता था तो मुझे तो बस यही टर्म याद थी कि डाटा डिक्शनरी इज डेटा अबाउट डेटा। जो डेटा पड़ा है उसके रिलेटेड जो डेटा है वो हमारे पास पड़ा होता है, मुझे तो यही पता है। ठीक है ना। तो ये डाटा डेफिनेशन का, डाटा डिक्शनरी का डेफिनेशन है। और मैंने बता दिया कि जब आपका डेटाबेस बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसके छोटे छोटे टर्म्स कुछ यूटिलाइज की जाएंगे। उन टर्म्स की पूरा पूरा नाम क्या है, जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं वो कहाँ पे यूज़ हो रही हैं, उसके एक्सप्लेनेशन के लिए आप डेटा डिक्शनरी यूज़ करते हो। अब डेटा डिक्शनरी में होता क्या है, एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। डेटा डिक्शनरी डीबीए ही बनाएगा। डीबीए बनाते हुए क्या रखेगा, डिस्क्रिप्शंस रखेगा। किसकी? तीनों लेवल की, एक्सटर्नल, कंसेप्चुअल और इंटरनल। ये मैंने पिछली वीडियो में कवर अप किए थे, उसका लिंक मैं डाल दूंगा। 3 लेवल आर्किटेक्चर था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। जो आप टेबल्स बना रहे हो, जो आप कॉलम्स बना रहे हो, उनके रेफरेंसेस, उनका मीनिंग क्या है, क्रॉस रेफरेंस कहाँ से ले सकते हो, सिनोनम्स, ऑथराइजेशन एंड सिक्योरिटी कोड्स। ठीक है ना। कौन सा एक्सटर्नल स्कीमा यूज हो रहा है, स्टैट्स अबाउट डेटाबेस, स्टैट्स लाइक कि एवरेज वर्ड्स कितने हैं, ठीक है ना, एवरेज टेबल कितने हैं, टोटल टेबल्स कितने हैं, ठीक है ना, टोटल कितने एमबीज में डेटा यूज कर रहा है, कुछ इस तरीके की डिटेल्स यहाँ पे रखी जाएगी। ठीक है ना। डाटा डिक्शनरी इज इंप्लीमेंटेड एज ए डेटाबेस सो दैट यूजर्स कैन क्वेरी इट्स कंटेंट। तो ये भी एक डेटाबेस की तरह ही कंसिडर किया जाता है और इससे आप डेटा फैच कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये आपकी डेटा डिक्शनरी की टर्म्स हैं और ये जो 5 पॉइंट हैं ये हैं व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द डेटा डिक्शनरी। तो ये कंटेंट्स होंगे। तो डेटा डिक्शनरी का टॉपिक यहीं खत्म होता है। आगे चलते हैं डीबीए। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। डीबीए का पूरा नाम है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी को डेटाबेस बनवाना है और उस डेटाबेस के रिलेटेड काम करना है। तो कंपनी क्या करेगी, किसी एक्सपीरियंस बंदे को, प्रोफेशनल बंदे को कॉल करेगी। लेट से वो बंदा था एबीसी बंदा। जब वो एबीसी बंदा इस कंपनी में जाएगा, वो इस कंपनी का सारी डिटेल्स देखेगा कि कंपनी कैसे काम कर रही है, किन रिकॉर्ड्स को रख रही है, कौन से रिकॉर्ड्स की ज़रूरत है, कौन से रिकॉर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, कितना मेमोरी चाहिए, कितनी स्पेस चाहिए, कौन कौन से टेबल्स बनेंगे, कौन कौन सी कीज़ बनेंगी। इस पर्सन को हम बोलते हैं डीबीए। डीबीए एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है जो सारा डेटाबेस को एडमिनिस्टर करता है, देखता है कि इस डेटाबेस में क्या क्या यूज़ किया गया है। ठीक है। तो डीबीए एक इंपॉर्टेंट पर्सन है जो सारा कुछ बनाता है। डीबीए के नीचे कुछ प्रोग्रामर्स, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स
या कुछ और बंदे बैठे होते हैं, डीबीए इनसे काम करवाता रहता है और इनके काम को चेक करता रहता है क्रॉस रेफरेंस में कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो डीबीए क्या कुछ करेगा, तीनों लेवल को एडमिनिस्ट्रेट करेगा, ठीक है ना, एक्सटर्नल व्यू को मैनेज करेगा, परमिशंस अलाउ करेगा, कौन सा यूज़र रीड कर सकता है, कौन सा यूज़र रीड और अपडेट और राइट तीनों कर सकता है, कौन सा यूज़र डिलीट कर सकता है, ये डीबीए डिसाइड करेगा, ठीक है ना। DBA इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग प्रोसीजर्स टू रिकवर द डेटाबेस फ्रॉम फेलियर्स। अगर फेलियर होता है आपके डेटाबेस का, ठीक है ना, किसी भी कारण से, तो उसके रिलेटेड भी डिटेल्स ये डीबीए प्रोवाइड करेगा। तो डीबीए एक वो बंदा है जो रिस्पॉन्सिबल है आपके डेटाबेस को बनाने में, मैनेज करने में और उसको कंटिन्यू करने में। फिर आते हैं रोल्स ऑफ डीबीए। क्या क्या करेगा डीबीए यार, क्या डेटा रखा जाए, मेक्स डिसीजन कंसर्निंग द कंटेंट ऑफ द डेटाबेस। फॉर एग्जांपल आप एम्प्लॉयज़ का डाटा बना रहे हो, एम्प्लॉयज़ के डाटे में आप क्या कर रहे हो, जैसे कि अगर कोई मेल बंदा है तो उसके आगे लगाते हो मिस्टर, ठीक है ना, या कोई और है तो उसके लिए आप लगा रहे हो जैसे श्रीमती SMT या मिसेज, ठीक है ना, या मिस। अब ये एम्प्लॉय अब ये डिसाइड करता है डेटाबेस कि नहीं हम इन टर्म्स को यूज़ नहीं करेंगे नाम के साथ, तो इसने डिसाइड किया है क्या रखना है क्या नहीं रखना है। डेट ऑफ बर्थ रखनी है, एज की ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है ना, कॉन्टैक्ट नंबर रखना है, ठीक है ना, लैंडलाइन की ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है ना। तो बैकग्राउंड डिटेल, हिस्ट्री डिटेल्स, पिछले दो यानी जो उसके कंपनीज है जहाँ से वो छोड़ के इस कंपनी में आया है, सिर्फ 2 की ही रखूंगा, उसके पीछे की रखने की जरूरत नहीं है। तो क्या रखा जाए क्या नखर रखा जाए ये डिसाइड करेगा। स्टोरेज स्ट्रक्चर, यार कितनी मेमोरी लेगा, कहाँ पे रखा जाएगा, कैसे डाटा असेस होगा, कौन कौन असेस कर पाएगा, ये सब डिसाइड करेगा। सपोज डेटाबेस बना दिया, कंपनी के पास आके लगा दिया, कंपनी में काम हो रहा है, काम होते होते कंपनी में कुछ बंदों को समझ नहीं आ रहा है कि यार इसको कैसे चलाया जाए, तो जो यूजर्स हैं उनको ट्रेनिंग देगा एक तरीके की। डीबीए बताएगा कि भैया ऐसे ऐसे आप एंट्रीज डालोगे, ऐसे ऐसे डाटा फेच करोगे। सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी चेक। अब जब भी आप डेटाबेस बनता है ना किसी कंपनी का, तो उस कंपनी में डेटाबेस को यूज़ करने वाला कोई एक बंदा नहीं होता, 5-6 बंदे होते हैं, ठीक है ना। हर एक बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती है, जैसे मैनेजर लेवल हो गया, सुपरवाइजर लेवल हो गया, डायरेक्टर लेवल हो गया। तो किसको क्या अथॉरिटी मिलेगी, कौन बंदा रीड राइट अपडेट डिलीट सब कुछ कर सकता है, कौन बंदा सिर्फ रीड कर सकता है, ठीक है ना, कौन बंदा रीड भी लिमिटेड कर सकता है कि भाई रीड करे लेकिन सैलरीज ना रीड कर पाए। तो ये सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी चेक यही करेगा। बैकअप एंड रिकवरी, इन केस सिस्टम क्रैश कर गया, इन केस नेटवर्क क्रैश कर गया, इन केस आपका डेटाबेस हैक हो गया, तो उस डेटाबेस को वापस कैसे लेके आए, उस डेटाबेस का बैकअप कैसे बनाए, उस डेटाबेस को हैक होने से कैसे बचाया जाए। रिकवरी स्ट्रेटेजी, ठीक है ना, रिकवरी ऐसी हो कि भैया कम से कम समय में जल्दी से जल्दी आपका डेटाबेस नॉर्मल लेवल पे आ जाए, तो ये भी जिम्मेवारी इसी की ही है। मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्डिंग टू चेंजेस इन रिक्वायरमेंट। अब किसी कंपनी ने 2010 में एक डीबीएस डाटाबेस बनाया था, 10 साल बाद 2020 में कुछ चेंजेस करनी पड़ गई, तो चेंजेस का ध्यान रखेगा डीबीए। परफॉर्मेंस, स्पीड स्लो हो गई है डेटाबेस की, 2010 में तो सही चल रहा था लेकिन 2020 आते आते इसका डाटा बहुत स्लो चल रहा है, डेटाबेस स्लो हो गया है, तो परफॉर्मेंस का ध्यान रखेगा। तो ये सारे काम डीबीए के हैं। डीबीए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में आया है, डीबीए और डेटा डिक्शनरी दोनों। अब आगे चलते हैं हम अगले टॉपिक के। अब आते हैं मॉडल्स। अब यार ये मॉडल सिर्फ 1 या 2 बार आया है पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपरों में, लेकिन डेटाबेस में ये इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए मैं मॉडल समझाऊंगा। 3 तरीके के मॉडल है, हायरार्किकल मॉडल, एक है नेटवर्क मॉडल और एक है रिलेशनल मॉडल। ये 3 मॉडल होते हैं जो डेटाबेस में यूज़ किए जाते हैं। रिलेशनल मॉडल जो है वो डॉक्टर EF कोड ने बनाया था 1970s में। इससे पहले भी कई और कंसेप्ट सुझाए गए कि आप हायरार्किकल फॉर्म में डाटा रख लो, नेटवर्क फॉर्म में डाटा रख लो। पहले समझते हैं कि हायरार्किकल फॉर्म कैसे होगा। अब ये जो स्क्रीनशॉट है ये किसी बुक का स्क्रीनशॉट है। जब मैं अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैंने जिस बुक से पढ़ा है वो प्रतीक भाटिया की बुक थी। प्रतीक भाटिया की बुक की जो एग्जाम्पल्स हैं मैं उसी को इस डेटाबेस की वीडियोस में इंक्लूड करूंगा, तो इसी एग्जाम्पल को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। अब सपोज ये एक सिचुएशन समझते हैं पहले। एक है हमारे पास सप्लायर का टेबल, सप्लायर रिकॉर्ड्स, कौन कौन से बंदे हमें चीज़ों को सप्लाई करते हैं, उनके नाम सुनीत, अंकित और अमित, कहाँ कहाँ रहते हैं, सिटीज़ के नेम, उनका स्टेटस क्या है, ये वैल्यू कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकती है, ठीक है ना, सीरियल नंबर क्या है, एक नंबर अलॉट किया जाता है यूनिकनेस के लिए, कौन कौन के पार्ट्स हम सप्लाई करते हैं या कौन कौन के पार्ट्स को हम आगे सेल करते हैं, नट बोल्ट स्क्रू, इनके कलर्स, इनका वेट, कहाँ किन किन सिटीज़ में हमारे पार्ट्स बनते हैं या बिकते हैं, इन पार्ट्स के सीरियल नंबर। फिर हमें ऑर्डर्स आए हैं, इन सप्लायर्स ने इन पार्ट्स के ऑर्डर दिए हैं, तो ये है शिपमेंट रिकॉर्ड्स।
ठीक है ना। S1 ने P1 के 250 क्वांटिटी ऑर्डर करी है, इसका मतलब S1 मतलब सुनीत ने सुनीत ने नट की 250 क्वांटिटी ऑर्डर करी है। S1 P2 सुनीत ने बोल्ट की भी 300 क्वांटिटी, और S1 P3 सुनीत ने स्क्रू की भी इन क्वांटिटीज को ऑर्डर किया है। तो ये हमारा एक सिचुएशन है जिसका हम हायरार्किकल मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास 3 टेबल्स बने हैं। हायरार्किकल मॉडल जो होता है ना, वो एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशन के फॉर्म में काम करता है, ठीक है ना। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, या आप कह दो एक फैमिली ट्री की तरह, जैसे नीचे की तरफ जाता है, पहले ग्रैंड पेरेंट, फिर पेरेंट, फिर चाइल्ड, उसी तरीके से हायरार्किकल मॉडल चलता है। हायरार्किकल मॉडल 1 to 1 एंड 1 to many रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन मैनी टू वन और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये आपका हायरार्किकल मॉडल का इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखो, इसमें से आपको ये डिसाइड करना है कि विच टेबल विल एक्ट एज अ पेरेंट एंड विच टेबल विल एक्ट एज अ चाइल्ड। तो आप ये देखो, सप्लायर्स आपके बढ़ते जाएंगे विद टाइम। आपके 3 सप्लायर हैं, 300 हो जाएंगे, 3000 हो जाएंगे, लेकिन पार्ट्स तो लिमिटेड ही होंगे ना। फॉर एग्जांपल एक साइकिल में लगने वाले 20 से 25 पार्ट है, वो तो उतने ही रहेंगे ना। तो हमने डिसाइड किया कि हम इन पार्ट्स टेबल को क्या करेंगे, एक मेन टेबल बनाएंगे, पेरेंट टेबल। तो ये P1 है, ये P4 है, ये P2 है और ये P3 है। ये सारे के सारे हैं आपके पेरेंट, ठीक है ना। और इस पेरेंट का चाइल्ड कौन बनेगा, ये डिसाइड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं देखता हूं शिपमेंट रिकॉर्ड में। तो P2 को, सपोज हम P1 से शुरू करते हैं। P1 को किस किसने ऑर्डर किया है, P1 की एंट्रीज ये रही। P1 को ऑर्डर किया है S1 ने और S2 ने। तो P1 के नीचे हम S1 और S2 का रिकॉर्ड रख देंगे, S1 S2 का ये सारा रिकॉर्ड रख देंगे, और जितनी क्वांटिटी ऑर्डर करी है वो इसके साथ यहाँ पे डाल देंगे। देन विल पिक P2। तो P2 को किस किसने ऑर्डर किया है, सभी ने ऑर्डर किया है, S1 S2 S3। तो P2 के नीचे इन तीनों का रिकॉर्ड लग जाएगा। सेम फॉर P3। P4 की एंट्री, अब P4 को किसी ने ऑर्डर नहीं किया है, तो P4 का कोई चाइल्ड नहीं है। तो दिस इज हाउ ए हायरार्किकल मॉडल इज क्रिएटेड। हायरार्किकल मॉडल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। रिडंडेंसी है, रिडंडेंसी मतलब रेपिटेशन। देखो सुनीत की एंट्री कहाँ कहाँ पड़ी हुई है, ठीक है ना। रिडंडेंसी है, इनकंसिस्टेंसी है। सुनीत का मान लो सिटी चेंज होता है तो कहाँ कहाँ चेंज करते फिरोगे आप, तो अपडेट का प्रॉब्लम है, डिलीट का प्रॉब्लम है। अच्छा, अब सपोज हमारी किसी नए सप्लायर से बात होती है S4 से, वो है ABC। S4 ने अभी कोई ऑर्डर नहीं किया, तो उसकी एंट्री आप यहाँ पे नहीं डाल पाओगे। अ चाइल्ड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ पेरेंट। तो ये प्रॉब्लम्स थी हमारी हायरार्किकल मॉडल में। हायरार्किकल मॉडल में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स को नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता था, इंसर्ट अपडेट डिलीट का प्रॉब्लम था, एंड सो ऑन। तो हायरार्किकल मॉडल के अलावा एक और मॉडल आता है, नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल में क्या हुआ है, नेटवर्क मॉडल में हमने क्या किया, यही सिचुएशन है। ये सप्लायर्स हैं, ये पार्ट्स हैं। तो सप्लायर की एंट्रीज इस बॉक्स में रख दी और पार्ट्स की एंट्री इस बॉक्स में रख दी, ठीक है ना। तो तो आप ये देखो, S1 S2 S3 थे, तो ये रहे S1 S2 S3। प्रोडक्ट से P1 P2 P3 वो ये रहे P1 P2 P3 P4। और ये जो सारी क्वांटिटीज थी ना, इसको लाइन वाइज लिख लिया, 250 300 500 250 500 300। अब लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं। पहले S1 को उठाते हैं। S1 के कितने रिकॉर्ड हैं, 3 वैल्यूज हैं। कौन कौन सी, S1 के सामने 250 300 500। सो S1 से एरो गया 250 पे, फिर 300 पे, फिर 500 पे, फिर वापस आ गया। सेम S2 पे 250 500 पे, तो 250 पे गया, 500 पे गया, वापस आ गया। फिर 300 पे, तो 300 पे गया, वापस आ गया। देन विल डू द सेम फॉर द पार्ट्स एज वेल। P1 की एंट्रीज कौन कौन सी हैं, 250 250। P1 से एरो गया 250 पे, फिर एरो गया 250 पे, और फिर ये वापस आ गया, एंड सो ऑन। तो इसमें बहुत सारी एरोज लगी हुई हैं। नेटवर्क मॉडल जो है ये ग्राफिकल मॉडल कहलाता है, ठीक है ना। ग्राफ बेस्ड चलता है। हर तरीके का रिलेशनशिप, 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many, हर तरीके के रिलेशनशिप्स को ये कंसिडर कर सकता है, ठीक है ना। इसमें इंसर्ट अपडेट में तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ पॉइंटर्स। पॉइंटर्स यूज़ हो रहे हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मॉडल। ओके, तो ये हमारा नेटवर्क मॉडल होता है, ठीक है। तो नेटवर्क मॉडल में ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन ये दोनों मॉडल इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थे, तो इन मॉडल्स को इम्प्रूव किया गया। फिर आया रिलेशनल मॉडल। एंड रिलेशनल मॉडल में क्या है कि यार हम टेबल की फॉर्म में डाटा रखेंगे, हम टेबल्स बनाएंगे। तो सिंपल फॉर्म में ये देखो, आपके 3 टेबल बने पड़े हैं, सप्लायर टेबल, पार्ट्स टेबल एंड शिपमेंट टेबल। ये टेबल्स बने पड़े हैं। और जैसे ये सप्लायर नंबर यहाँ पे, और ये PN पर, सॉरी, ये पार्ट नंबर यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, ये सीरियल नंबर यहाँ पे,
और ये पार्ट नंबर यहाँ पे चला गया है। तो ये आपकी प्राइमरी कीज़ हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये फॉरेन कीज़ हैं और प्राइमरी की का भी काम कर रही हैं। तो प्राइमरी कीज़ एंड फॉरेन कीज़ के कंसेप्ट को यहाँ पे यूटिलाइज किया गया है। ये EF कोड ने बनाया था, ये बहुत पॉपुलर था या है, अभी भी चलता है। तो इसमें अब इनका कंपैरिजन आता है, कई एग्जाम्स में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मैं भी इसको इंपॉर्टेंट मानता हूँ। तो ये एक कंपैरिजन है। हायरार्किकल मॉडल में देखो मैंने बताया था पेरेंट चाइल्ड फॉलो करता है रिलेशनशिप टाइप, ये लिंक्स जो एरोज बन रहे थे उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, और ये कीज और टेबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। ये मैन्यू टू मैन्यू नहीं दिखा सकता, ये दिखा सकता है, ये भी दिखा सकता है, ये मिसप्रिंट है, ये भी दिखा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैन्यू टू मैन्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड इजीली, आसान है ये, इसको बनाना इम्प्लीमेंट करना आसान है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि पॉइंटर्स हैं, ये भी इजी ही है, हाँ कीज़ को थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर आपको कीज़ का कंसेप्ट समझ लग गया तो ये आसान है। ये हायरार्किकल कैरेक्टर्स को शो करता है, ठीक है ना। ये मैन्यू टू मैन्यू रिलेशनशिप्स के लिए बहुत बढ़िया है, ये हर तरीके की सिचुएशंस के लिए, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स रिलेशनशिप्स के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो फिजिकल होते हैं, जो रिकॉर्ड्स के बीच में जो रिलेशंस होते हैं इसमें भी फिजिकल होते हैं, इसमें लॉजिकल होते हैं। इसमें डाटा ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इन दोनों में आसान है। इंसर्ट अपडेट डिलीट करते हुए प्रॉब्लम आती थी, बिना पेरेंट के चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एंड सो ऑन मैनी अदर इश्यूज वर देयर। इसमें है नहीं, कोई इशू नहीं है, और इसमें भी कोई इशू नहीं है। इंसर्ट अपडेट डिलीट आप आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिट्रीव मतलब डेटा जब आपको रीड करना पड़ेगा, ये थोड़ा मुश्किल है और एसिमेट्रिक है, इसका भी, लेकिन ये सिंपल है और सिमेट्रिक है। तो ये आपका हायरार्किकल नेटवर्क और रिलेशनल मॉडल का डिफरेंस है, ठीक है ना। इसका आप ये स्क्रीनशॉट ले लेना और ध्यान रखना यहाँ पे कैन है, कैन नॉट नहीं है। ओके, अब आगे चलते हैं रिलेशनल मॉडल। अब डिटेल में हमारा रिलेशनल मॉडल शुरू होता है। तो मैंने पहले ही बताया था यार, ये EF कोड ने बनाया था 1970 में। आजकल के सारे जो डेटाबेसेस हैं वो इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, बहुत सिंपल है, आसान है, ठीक है ना। रिलेशनल अलजेब्रा की फॉर्म में डेटा को मैथमेटिकल फाउंडेशन, मैथमेटिकल नोटेशंस की फॉर्म पे चलता है। तो ये बढ़िया है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, अभी तक इसको यूज़ किया जाता है। अब हम एक सिचुएशन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं प्राइमरी कीज़ और फॉरेन कीज़ समझाऊंगा और कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक ट्रैम डाटाबेस, अगेन यहाँ पे मिसप्रिंट है मेरा, एक ट्रैम है, ट्रैम होती है ना जो आई थिंक कोलकाता में ये चलती होती हैं ट्रैम बेस्ड, ये मेट्रोस की तरह ही होती थी लेकिन ओल्डर वर्जन है मेट्रोस का। तो ट्रैम बेस्ड एक डाटाबेस को मैं यूज़ करूँगा, उसमें व्हीकल जो ट्रैम चल रही है उसका किस रूट पे चल रही है, किस ट्रैक पे चल रही है, कौन सा ड्राइवर है, क्या टाइमिंग्स हैं, ठीक है ना, ये सब चीज़ों की हम इंफॉर्मेशन रखेंगे। तो हाँ, ये ट्रैम डेटाबेस है, तो इन सब चीज़ों के बारे में लिखेंगे, लेकिन कुछ कंसिस्टेंसी रूल को फॉलो करना पड़ेगा। सबअब मतलब कि जो एरिया होता है जहाँ पे आप छोटा एरिया होता है, जैसे एक अर्बन एरिया होता है, अर्बन के साथ वाला एरिया सबअब होता है, ठीक है ना। तो उसमें जब आपने एंट्रीज डालनी है तो भैया वो ध्यान रखना है कि वीकडेज के हिसाब से चले, हफ्ते के जो 7 दिन है उसी में एंट्रीज डलेंगी। ड्राइवर नेम यूनिक है, ठीक है ना, नहीं तो डाटा का कोई सेंस नहीं बनेगा, इसने कुछ फॉरेन की प्राइमरी की नहीं बनाई होगी। और कुछ और इन ट्रैम एंट्रीज के बारे में कुछ डेटा स्ट्रक्चर की कुछ लिमिटेशंस बताई हैं, हम इस डेटा को फॉलो करते हैं। तो बेसिकली ये एक व्हीकल टेबल है, व्हीकल का नंबर, व्हीकल का टाइप और उस व्हीकल में कितनी सीट्स हैं, ये इन्फॉर्मेशन है। ये ड्राइवर टेबल है, ड्राइवर्स के नाम और उनकी रेटिंग्स, ये किस रूट पे फॉलो करती हैं, ये रूट के नाम स्टार्ट एंड, और ये रूट को नंबर, और ये शिफ्ट, कौन से ड्राइवर की कौन सी शिफ्ट है, ये बर्नर्ड है, बर्नर्ड की शिफ्ट है, रूट 69 पे वो गाड़ी चलाएगा, ट्रैम चलाएगा, ठीक है ना, और इस दिन चलेगी, इस ट्रैम पे चलेगी, एंड सो ऑन। तो ये हमारा एक टेबल बना पड़ा है या डेटाबेस बना पड़ा है जिसके अंदर 4 टेबल हैं, हर एक टेबल के अंदर कुछ कॉलम्स और कुछ एंट्रीज पड़ी हुई हैं। तो रिलेशनल मॉडल कुछ इस तरीके का लगता होता है, ठीक है ना। रिलेशनल मॉडल में पहले कुछ छोटे छोटे टर्म्स है उसको कवर अप करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन, डोमेन होता है सेट ऑफ वैलिड वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज वैलिड है। अब जरा पीछे चले और यहाँ पे आप डे देख रहे हो, अब इन अ वीक आपको पता है 7 डेज होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यही एंट्रीज वैलिड है और कोई एंट्रीज वैलिड नहीं है। तो डे का डोमेन क्या है, 7 का डोमेन है फ्रॉम मंडे टू संडे, ओके। फिर आता है रिलेशन, जो टेबल होता है भाई उसको रिलेशन बोलते हैं, उसको रिलेशन बोल दो, टेबल बोल दो, ठीक है ना, एक ही बात होती है। ER मॉडल जब करोगे तो उसको एंटिटी बोला जाएगा। तो एक रिलेशन होता है, रिलेशन क्या है, ठीक है ना, ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ लिस्ट ऑफ डोमेन्स कैरेक्टराइज्ड बाय अ नेम। बस ये देखो, रिलेशन इज कंपोज्ड ऑफ टपल्स, टपल्स की बात भैया सीधा रो समझ लेना, कुछ और मत समझ लेना, टपल को रो कहते हैं। अगर ये आपका टेबल है,
जब मैं ऐसे लाइन लगा रहा हूँ तो हम इसको रो कहते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज अ रो, और इसी को टपल भी बोलते हैं। और जब मैं इसको ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ तो दिस इज कॉल्ड अ कॉलम, इसको हम कॉलम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा कहलाता है कॉलम, और इसको आप दूसरा नाम एट्रीब्यूट दे सकते हो, ठीक है। और जो ये लाइन है, ये चीज़, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं टपल, या आप इसको रो भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो हर एक टेबल में टप्पल्स होते हैं, इसको रोज भी कहते हैं। ईच टप्पल, हर एक टप्पल में एक प्राइमरी की होती है भैया, यूनिकनेस देने के लिए प्राइमरी की को यूज़ किया जाता होता है। एट्रीब्यूट, हर एक कॉलम को एक नाम दिया जाएगा, इसी नाम को हम क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट कहेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल पीछे चलते हैं जरा, ये देखिए, तो ये आपके टप्पल है और ये आपकी कॉलम है और एट्रीब्यूट है। नंबर कॉलम है, टाइप कॉलम है और सीट्स कॉलम है, ये आपके सारे हैं एट्रीब्यूट, 3 एट्रीब्यूट है। और ये हैं आपके रोज और टप्पल्स, 181, 182, 622, ये हैं आपके टप्पल्स और कॉलम्स, ठीक है ना। तो ये एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं इस तरफ, और इस तरफ टप्पल्स कहलाते हैं, ठीक है ना। अब इसकी बात करते हैं अगर, तो इसमें हमारे 4 एट्रीब्यूट्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड डिग्री, डिग्री ऑफ अ एट्रीब्यूट। डिग्री जो होती है वो होती है डिग्री ऑफ ए टेबल, ये होती है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। अगर मैं शिफ्ट की बात करूं तो इसकी डिग्री 4 है। और फिर होते हैं इसके कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी होती है नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी है 3, ठीक है। तो कार्डिनलिटी एक टर्म होती है, CARDINALITY, कार्डिनलिटी है 3, डिग्री है 4, किसकी, शिफ्ट टेबल की। एट्रीब्यूट्स क्या है, टप्पल क्या है, रिलेशन क्या है, डोमेन क्या है, कार्डिनलिटी क्या है, डिग्री क्या है, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो मैंने कवर अप कर दी हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कीज। अब देखो हर एक टेबल में कीज को जरूर बनाया जाता है, कीज को जरूर रखा जाता है। कीज हैं क्या, जब आप टेबल में डाटा रखना शुरू करते हो, एक टेबल है, उस टेबल में जब डाटा रखना चाह रहे हो आप, A B C कुछ भी है आपका डेटा, डेटा जब बहुत बड़ा हो जाता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि रेपिटेशन होना शुरू हो जाए। एक क्लास में 200 स्टूडेंट्स हैं तो पॉसिबिलिटी होगा कि अमित नाम के या अंकित नाम के 4 स्टूडेंट हों, ठीक है ना। ऐसे में यूनिकनेस का इशू आ जाता है, यूनिक नहीं रह गया आपका डेटा। तो हम क्या करते हैं, इन स्टूडेंट्स को इनके नाम की बजाय रोल नंबर से डिनोट करना शुरू करते हैं, रोल नंबर 1 2 3 4 5, दीज रोल नंबर्स आर ऑलवेज यूनिक। सो व्हाट इज ए की, a column or group of columns that have a particular property is called a key। जैसे यहाँ पे इसने अकाउंट बैंकों की बात करी है, अब बैंकों में सबने अकाउंट खुलवाया होगा, तो कई बार क्या होता है, नवीन नाम के ही 100 बंदे हो सकते हैं, तो भैया उनको यूनिकनेस कैसे दूं, तो उनको एक अकाउंट नंबर अलॉट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो की का काम करता है। अगर ट्रैम डाटाबेस की बात करूं तो रूट डिफरेंट डिफरेंट कई रूट्स होंगे, तो रूट नंबर अलॉट किया जाता होता है। रिलेशनल मॉडल में, डेटाबेस के अंदर, टेबल्स में प्राइमरी की का रखना जरूरी होता है ताकि यूनिकनेस बनी रहे, डाटा को रिट्रीव करना आसान रहे, तो इसको हम कीज बोलते हैं, ठीक है ना। जो आपने अभी डेटाबेस किया है उसमें ये सारे आपके प्राइमरी कीज थे। व्हीकल नंबर प्राइमरी की था, रूट नंबर प्राइमरी की था। अब देखो यार, आप ये नेम प्राइमरी की नहीं रख सकते, लेकिन उसने पहले ही एक लिमिटेशन दे दिया था कि ड्राइवर नेम यूनिक होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप इन ड्राइवर्स को एक एम्प्लॉय आईडी अलॉट कर दो और उस एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बना दो। एंड देन शिफ्ट के अंदर ड्राइवर और डे ये यूनिक होगा, एक ड्राइवर 2 जगहों पे नहीं ना हो सकता सेम दिन। वेडनेसडे को अगर बर्नार्ड रूट नंबर 69 पे है, तो बर्नार्ड वेडनेसडे को 78 रूट पे कैसे चला जाएगा या किसी और रूट पे कैसे चला जाएगा, तो ये दोनों मिलके प्राइमरी की बनाएंगे, ठीक है ना। प्राइमरी की ये होता है। अब जिस कॉलम को आप चूज करते हो एज ए प्राइमरी की, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज का ट्रू होना जरूरी है। तो ये आप प्राइमरी की क्या है, एक कॉलम जैसे कि रोल नंबर हो गया, या एक से ज्यादा कॉलम लाइक नेम, एड्रेस एंड डीओबी, जो मिलकर यूनिकनेस प्रोवाइड करते हो, उसको हम प्राइमरी की बनाते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी की क्यों बना रहा हूं मैं, क्या जरूरत है, इससे डाटा रिट्रीव करना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो भी कॉलम या सेट ऑफ कॉलम्स को एज अ प्राइमरी की चूज करोगे, उसके अंदर इन प्रॉपर्टीज का ट्रू होना जरूरी है। पहली चीज मिनिमल, कम से कम फील्ड की बनी हो। अब यहां पे यार तुमने 3 फील्ड का बना दिया है, कोशिश करो नेम और एड्रेस का ही प्राइमरी की बन जाए। अगर ये नेम और एड्रेस भी यूनिकनेस नहीं दे रहा, तो आप क्या करो यार, एक रोल नंबर कॉलम ऐड कर दो। तो ज्यादा कॉलम्स को मिलकर प्राइमरी की बनाने की कोशिश मत करना। नंबर 2, यूनिक हो, हर एक कॉलम एंट्रीज रिपीट ना हो, रोल नंबर रिपीट ना हो।
नेम एड्रेस DOB जनरली रिपीट नहीं होगा, बट हो भी सकता है, ठीक है ना। इररिड्यूसिबल, इसको तोड़ा ना जा सके। फॉर एग्जाम्पल आपका नेम है, नेम के आप 3 हिस्से कर सकते हो, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। एड्रेस है, एड्रेस को आप डिवाइड कर सकते हो, कैसे? स्ट्रीट नंबर, सिटी, स्टेट, कंट्री, है ना। रिड्यूसिबल नहीं होनी चाहिए। रोल नंबर को डिकम्पोज कैसे कर लोगे? नहीं कर सकते। अकाउंट नंबर को कैसे डिकम्पोज करोगे? नहीं कर सकते। तो उसी को प्राइमरी की बनाया जाएगा। स्टेबल, अब सपोज जैसे कि मैंने 2007 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, ठीक है ना, और मेरे को उस ग्रेजुएशन का डिग्री, DMC सर्टिफिकेट सब कुछ पड़ा हुआ है। इन केस मैं अगर वो डेटा लॉस कर देता हूँ, मेरी डिग्री गुम हो जाती है, तो मैं वो डिग्री कैसे रिकवर कर सकता हूँ? मैंने जिस यूनिवर्सिटी से किया है उस यूनिवर्सिटी को डिमांड कर सकता हूँ, ठीक है ना, कि आप मुझे मेरा सर्टिफिकेट दोबारा दे दीजिए। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी कैसे पहचानेगी? मेरे रोल नंबर से। अब जो रोल नंबर 2007 में मुझे मिला था वो रोल नंबर वो किसी और को नहीं देंगे, और 15 साल बाद भी वो रोल नंबर यूनिक ही रहेगा। तो ऐसा हो जो विद टाइम चेंज ना हो, उसी को आप प्राइमरी की बनाओ। तो रोल नंबर एक यूनिक है, स्टेबल है, वो चेंज नहीं होगा। 10 साल बाद, अगर 15 साल बाद अगर आपका डिग्री गुम हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हो? उस यूनिवर्सिटी में जाके अपना रोल नंबर, अपना एडमिशन नंबर, अपने कॉलेज की डिटेल्स उनको दे दो, वो आपको वापस सर्टिफिकेट निकाल के दे देंगे, खाली ना हो। अब कई बंदा कहेगा यार ईमेल यूनिक होता है या कॉन्टैक्ट नंबर यूनिक होता है, पर प्रॉब्लम ये है ये सबके पास नहीं होता। कोई स्टूडेंट ऐसा भी होगा जिसका फ़ोन नंबर ही नहीं होगा, तो तुम क्या करोगे? तो ऐसे कॉलम को आप प्राइमरी की नहीं बना सकते। फ़ोन नंबर और ईमेल प्राइमरी की नहीं बन सकते, क्योंकि शायद ये खाली छोड़ी जाए कहीं ना कहीं। डेफिनेटिव, हर एक की वैल्यू हो, ये ना हो कि किसी की वैल्यू ही ना हो। जब कोई बंदा एडमिशन लेता है तो उसको रोल नंबर उसी वक्त देना पड़ेगा, वो डेफिनेटिव है। असेसेबल, अब अकाउंट नंबर आप किसी को भी दे सकते हो, वो सेफ है, तो वो असेसेबल होना जरूरी है। अकाउंट नंबर सबको अवेलेबल होना चाहिए, तो ये भी एक फीचर है। तो प्राइमरी की के ये सारे फीचर्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है एंटी इंटीग्रिटी रूल। एंटिटी इंटीग्रिटी रूल जनरली प्राइमरी की को ही डिनोट करता है। मोस्टली आप प्राइमरी की के बारे में ही इसके अंदर एक्सप्लेनेशन डालोगे, ओके। तो ये आपका एंटिटी इंटीग्रिटी रूल है। फिर आता है फॉरेन की। फॉर एग्जाम्पल, ये स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है ना, इसके अंदर एक रोल नंबर पड़ा है, कुछ स्टूडेंट्स का इन्फॉर्मेशन पड़ा हुआ है, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स की डिटेल पड़ी हुई है, ठीक है ना। 3 सब्जेक्ट्स हैं, सी, मैथ और जावा, इनकी आईडीज हैं 1 2 3, और 4 स्टूडेंट हैं 1 2 3 4, जिनके नाम है ABCD, ठीक है। अब आप क्या करते हो, एक टेबल बना रहे हो रिजल्ट्स का, किस स्टूडेंट ने किस एग्जाम में कितने मार्क्स अचीव किए। तो आपने क्या कहा, रोल नंबर 2 ने सब्जेक्ट 2 में 80 मार्क्स अचीव किए, रोल नंबर 2 ने सब्जेक्ट 3 में 90 मार्क्स अचीव किए, रोल नंबर 7 ने, जस्ट सेकंड, ये रोल नंबर तो ऊपर है ही नहीं। हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट जो रोल नंबर का एंट्री स्टूडेंट टेबल में है ही नहीं, उसके रिजल्ट में एंट्री कैसे आ जाएगी? हाउ शुड यू रिस्ट्रिक्ट इट? या रोल नंबर 2 ने सब्जेक्ट 6 में, अगेन सब्जेक्ट 6 तो है ही नहीं, तो आप कैसे एंट्री डाल सकते हो? स्टूडेंट टेबल का डेटा रिजल्ट टेबल के साथ रिलेट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रोल नंबर। अगर रोल नंबर 3 की एंट्रीज स्टूडेंट टेबल में है, तभी ये रिजल्ट टेबल में एंट्री जाएगी, नहीं तो नहीं जा सकती है। ऐसे सिचुएशन को इंप्लीमेंट किया जाता है फॉरेन कीज की मदद से। तो फॉरेन की है क्या? ए एट्रीब्यूट और ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो किसी और टेबल की प्राइमरी की को रेफर करते हैं। फॉरेन की सिर्फ उन एंट्रीज को परमिट करेगा जो उस टेबल में एग्जिस्ट करती हैं। अगर स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर 3 है, तो वो रिजल्ट टेबल में रोल नंबर 3 आ सकता है, नहीं तो नहीं। हाँ, इसको खाली छोड़ा जा सकता है, प्राइमरी की खाली नहीं छोड़ सकते आप, फॉरेन की खाली छोड़ सकते हो, ठीक है। फॉरेन की क्या करता है, 2 टेबल्स को आपस में लिंक करने के लिए आप यूज करते हो, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉरेन की क्या है, एक ऐसा टपल है टेबल का जो किसी दूसरे टेबल की एक टपल को रेफर कर रहा है। जिसको रेफर करा जाता है उसको हम टारगेट टेबल बोलते हैं, ठीक है ना। फॉरेन की कंसेप्ट जो होता है वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को बिलोंग करता है। तो अगर एग्जाम में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आए तो आप फॉरेन की ही एक्सप्लेन करोगे, और एक सिचुएशन देके आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो फॉरेन की। और आगे हम इसी जो मैंने ट्रैम डाटाबेस की बात करी थी, उसमें आप ये देखो, जो ट्रैम है, ये ट्रैम फॉरेन की है। अगर यहाँ पे 181 नंबर व्हीकल नहीं है तो उसकी एंट्री यहाँ पे नहीं आ सकती। जैसे 181 है तो 181 की एंट्री आ गई,
62022 है, यहाँ पे एंट्री आ गई। अगर मैं यहाँ पे 906 का एंट्री डालने की कोशिश करूँ एनी रैंडम नंबर, तो 906 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये चलेगा नहीं, तो यहाँ पे फॉरेन की होती है। ठीक है, फॉरेन की में क्या होता है, एक कॉलम जो किसी दूसरे कॉलम पे डिपेंडेंट होता है, जो किसी दूसरे टेबल पे पड़ा है, तो ये फॉरेन की कहलाता है। ठीक है ना। तो प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, व्हाट इज ए की, डेटा डिक्शनरी क्या है, डीबीए क्या होता है, तीनों मॉडल का कंपैरिजन को हमने इस वीडियो में कवर अप किया है। नेक्स्ट वीडियो में कीज के कंप्लीट टॉपिक और ईआर मॉडल को शुरू करूंगा मैं। इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चीयर्स।